Today we will study limits of complex functions or complex valued functions. So पहले हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं. What are the basic definitions? फंक्शन क्या रहता है, कैसा रहता है. So complex valued function, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं. एक डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन. कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ठीक है. ये क्या रहता है, क्या होता है. तो थोड़ा सा आइडिया देख लो क्या है. अगर आपकी कोई डोमेन है, ये कोई डोमेन है आपके पास डी, तो ये दूसरी को डोमेन है आपके पास से कोई को डोमेन है ये वाली. तो लेट इट बी सम एक्स, ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है बेसिकली. तो ये मैंने ले लिया इसको. अब यहाँ से यहाँ मैप जा रहा है आपका. तो यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, तो कोई एलिमेंट यहाँ पे एसोसिएट करेगा. अगर ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास ये है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इसकी इमेज मिलेगी एफ ऑफ z. उस वो कौन सा एलिमेंट होगा, w, ठीक है. तो जब कोई ये फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू को कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन. यहाँ डोमेन में आपकी कभी कभी क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है. तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा, तो उसको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे अगर उसकी कोडोमेन होगी, ठीक है. तो एक वैसे भी देख सकते हो. तो वही जैसे हम लोग पीछे करते हैं मैप को, ये भी एसोसिएशन है. एसोसिएशन क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. मैपिंग तो वैसे ही रहता है इसका. तो वही चीज हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं. तो इसको एक थोड़ा फॉर्मली लिख लेते हैं, क्या होता है. A complex valued function, a complex valued function or complex function or what, ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं. a complex variable or number, whatever you want to say, variable is said to be function. चलो मैं इसको दोबारा से वैसे नहीं दूंगा. is said to be function of the complex variable z if to every to every value of z in some domain, in domain domain d, कोई डोमेन d है, there corresponds there corresponds one or more definite values of w. तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को w यहाँ लिख देना. Complex variable w is said to be function of complex variable z if to every value of z there corresponding one or more definite value of w. ठीक है. तो z की जो वैल्यू होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आपको w की वैल्यू मिलेगी, ठीक है. तो यहाँ इस ऐसे रूल को हम लोग क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन. सो देयरफॉर thus if w is a function of z, then we write
W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ठीक है, देन वी राइट एफ ऑफ जेड। ये वैसा ही है जैसे हमने पहले किया था, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। कि क्या है आपका, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें क्या है, ये आपकी कोई डोमेन है, आपका कोई फंक्शन है, कहाँ से कहाँ, ये आपका कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, वन थिंग इज क्लियर। यहाँ पे कोई z लोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे w मिल रहा है जो किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर है। तो इस एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट एसोसिएटेड है यहाँ पे। ठीक है? तो ऐसे मैप को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता डी से लेके एक्स, एक्स इज इक्वल टू आर लिख देता तो भी क्या होता, रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू सी लिख देते हैं तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ये हमने पहले भी रियल में केस में पढ़ा हुआ है, तो ये एक पढ़ा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये क्या चीज है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस यू प्लस आयोटा वी। इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये हम लोग फॉर्म में बहुत यूज करने वाले हैं, आगे बहुत यूज करने वाले हैं। वेयर z इज इक्वल टू, एंड वी नो दैट, एंड z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z तो आपको पता है दो पार्ट होंगे, एक इमेजिनरी और रियल पार्ट। अब हमने इसको w का क्या ले लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ये एक है, ये एक है। अब ये रियल पार्ट है इसका, ये भी रियल पार्ट है, फाइन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये z किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे, दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये u जो है, ये दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई पे, और ये जो v है ये भी एक्स वाई पे डिपेंड करेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देन बोथ u and v are functions of x and y. These are the functions of x and y. ठीक है, so therefore we can write, we can write, right, u is equal to uxy and v is equal to vxy। ठीक है, लिख सकते हैं इसे। अब therefore w क्या आ जाएगा आपके पास, uxy प्लस आयोटा v of xy, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। वेयर एक्स और वाई क्या है, ये तो आर है। ठीक है, तो यू क्या है आपका, ये भी रियल पार्ट है, ये इसका आर्बिट्रेरी पार्ट है, खत्म, फाइन। तो ये क्या है, ये फंक्शंस हैं, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन याद रखना। अब नोट लिख लीजिए, एक नोट है इसमें। नोट क्या रहता है कि भाई, अगर फॉर ईच जेड इन डी, डोमेन में कोई जेड होगा, डब्ल्यू टेक्स ओनली वन वैल्यू, तो ये क्या होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो कोई भी हो सकता है। अब मल्टी वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है, जैसे लॉग फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ना। अगर फॉर ईच z बिलोंग्स टू डी, w या तो लॉग हो सकता है या एक्सपोनेंशियल होगा, तो अगर उस केस में होगा, देन टेक्स, अगर w क्या, टेक मोर देन वन वैल्यू, टेक टू और मोर वैल्यूज। अगर दो या दो से ज्यादा वैल्यूज लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो उसको बोलते हैं मल्टी, मैनी वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसकी एग्जांपल तो आपको पता ही है कौन सी एग्जांपल, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये लॉग फंक्शन। ठीक है, वो तो मैं, ये वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है, ये याद रखना। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन। तो हम नटशेल में इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किसी भी जेड
डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको W बिलोंग टू C एक फंक्शन एसोसिएट होता है तो W इज इक्वल टू एफ जेड लिख देते हैं हम लोग। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और W जो है इस फंक्शन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग U एक्स वाई प्लस एयोटा U V एक्स वाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रियल पार्ट है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और ये बेसिकली है क्या, रियल, दोनों ही रियल है, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग उसमें बात करते थे ना, क्या कहते हैं इसको, हम लोग रियल कॉम्प्लेक्स की बात करते थे, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था, एक्स प्लस एटा वाई, ये दोनों क्या होते थे, रियल होते थे। उसी तरह ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, बीच में ओटा लगा हुआ तो इसलिए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिए। अब मल्टी वैल्यूड फंक्शन और सिंगल वैल्यूड फंक्शन वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी z के कॉरेस्पॉन्डिंग w की क्या वैल्यू है। अगर w की वैल्यू आ गई z, तो ये तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अगर w की वैल्यू आ गई z, ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ना। तो ये बेसिकली एफ जेड ही है, इसको एफ जेड लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मतलब एक ही है, तो ये एग्जांपल भी होगी इसकी। फाइन, इस मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, और ये है सिंगल वैल्यू। फाइन, तो ये कुल मिला के आपके पास है। अब रीजन की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रीजन का क्या मीनिंग होता है, रीजन क्या होती है, रीजन, रीजन क्या रहती है, इसके लिए बात। अब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर डोमेन की बात करते हैं, सर्कुलर डोमेन, सर्कुलर डोमेन क्या होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल है, ठीक है, ये डोमेन बना दी हमने, तो सर्कल का डेफिनेशन क्या रहता है कि आपका एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1, ये बाउंड्री जो बाउंड्री की बात करते हैं, मतलब अगर आपका रेडियस क्या है, आपका ये आपका सेंटर पॉइंट है कोई, ये आपका रेडियस है। ठीक है, इस आर रेडियस है, इस रेडियस के बीच में सारे ही हैं। जैसे मैंने 1 लिख दिया, रेडियस 1 हो गया ना यहाँ पे, तो इस आर के बीच में ही है, तो मैं अगर जेड को ऐसे लिख दूं लेस देन इक्वल टू दिस, तो ये क्या होगा, ये बनेगा सर्कल विद रेडियस आर, सेंटर क्या होगा, सेंटर 0। अगर मैं ऐसा लिख दूं जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू आर, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल विद सेंटर जेड नॉट। तो यहाँ पे आपके पास जेड नॉट पॉइंट है, इसका बाकी के साथ इतना डिस्टेंस है, तो बाकी ये इक्वल डिस्टेंस में आता है इसके साथ। ठीक है, सर्कल की वैल्यू अब पता तो है ही ना शेप आपको। तो ऐसे ही डोमेन को, अगर आपकी डोमेन इस तरह की हो, जैसे ये मैंने डोमेन लिखी है कि सारे के सारे एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं कि इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में ही लाई करते हैं, इसको हम अभी आगे आगे जाके डिस्क्रीट बोलेंगे, तो मैं सर्कुलर डोमेन बोल रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसके बीच में लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाहर नहीं है, इसको सर्कुलर डोमेन बोलते हैं। तो सर्कुलर डोमेन की डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर जेड नॉट क्या है, जेड नॉट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर क्या है, एक पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव रियल, और इसको फिक्स भी बोलेंगे, रियल नंबर जो फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन इसको चेंज नहीं करोगे आप, है ना, आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग, इसको रहने दो फिलहाल। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, उसी हिसाब से साइज बड़ा होता जाएगा इसका। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, देन द सेट, देन द सेट, सेट कौन सा वाला, ये वो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स प्लेन के, वो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स प्लेन के सच दैट जेड माइनस जेड नॉट ये किससे छोटा हो, लेस देन इक्वल टू आर हो, यूनिवर्सिटी की लेसन कर दिया, चलो नहीं हो, लेस देन आर हो, तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स, मैं लेस देन इक्वल टू लिखूंगा। ठीक है, रिप्रेजेंट्स इस सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कुलर, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल ऑफ रेडियस
हाँ, तो ये वाले जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे ना, ऐसे डोमेन को हम लोग बोलते हैं, दिस डोमेन इज कॉल्ड, दिस डोमेन इज कॉल्ड सर्कुलर डोमेन। ठीक है, ऐसे मैंने इसके ऊपर वाले एलिमेंट भी लिए, जो ये इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट, ये जो जो टॉप पे होते हैं, जिसका रेडियस जितना जिसका डिस्टेंस आर होगा इससे, है ना, जो एग्जैक्टली आर होगा, तो वो जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। जो बाद में बात करते हैं इसके ऊपर, थोड़ा याद रखना है इसको, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, सर्कुलर डोमेन बोल दिया। ठीक है, ये चीज है आपके पास। तो जेड नॉट क्या रहता है इसका, जेड नॉट क्या रहता है इसका, सेंटर रहता है, और आर क्या रहता है इसका, रेडियस रहता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। तो ये रीजन है, रीजन बड़े टाइप की होगी आपको। अभी मेरे ख्याल में आपके पास सिलेबस में शायद ओपन कनेक्टेड क्लोज डोमेन वो नहीं है शायद, अगर होगी तो मैं बाद में करा दूंगा उसको। फिलहाल हम बेसिकली बेसिक चीजें जो है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। हाँ चलिए, अब एक और बात करते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड देखना है हमें। अब ये जो सर्कुलर डोमेन है ना, जैसे जेड है, अगर आपके पास सर्कल है ये वाला, तो यहाँ तक है इसका, ये इसका रेडियस है, तो इसको थोड़ा सा, ये इसका रेडियस है, तो मैं यहाँ, ये जेड नॉट है, ये इसका रेडियस है, तो मैं जेड लेता हूँ। ये जो सर्कुलर डोमेन है ना, इसको क्या बोलते हैं, नेबरहुड ऑफ जेड। जो भी पॉइंट इसका बीच में होगा, उसका ये नेबरहुड होगा। सो सर्कुलर डोमेन इज ए नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स इसके बीच में होंगे, उसको बोल देंगे सर्कुलर डोमेन। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने अगर डी बोल दिया, तो जेड बिलोंग्स टू डी है, इट इम्प्लाइज दैट, सॉरी, जेड नॉट बिलोंग्स टू डी है, इसका मतलब डी इज ए नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ये जो सर्कुलर डोमेन है, ये इसका नेबरहुड है। फाइन। अब नेबरहुड में एक चीज नोट कर लेना, उसमें क्या रहता है, उसमें आपको ये जो है ना, इक्वल नहीं होता है, ये जो है स्ट्रिक्टली लेस देन है, उस केस में स्ट्रिक्ट लेस होगा। चलो आप इसमें कर दो, मैं आगे कर देता हूँ इसको। तो सर्कुलर डोमेन कौन सी वाली, डी इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी, so that z minus z naught is strictly less than epsilon is called neighborhood of a point। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री पॉइंट को छोड़ देते हैं, बाउंड्री पॉइंट को जोड़ दिया हमने। ठीक है, क्लियर, डन, ठीक है। अब नेबरहुड पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, चलो इंटरनल पॉइंट की बात बात करते हैं पहले। नेबरहुड ऑफ, नेबरहुड नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंफिनिटी का नेबरहुड क्या होता है। अब देखो, ये हमारे पास अब डोमेन है, हमारे पास ये सर्कुलर डोमेन है, ये इसका जेड नॉट सेंटर है, ये है। ठीक है, अब इंफिनिटी तो इससे बाहर होगा ना, इंफिनिटी तो यहाँ कहीं बाहर होगा। ठीक है, अगर मैं ये वाला नहीं लूं, तो अगर मैं सिंपल पॉइंट पे ले लूं, इसको सिंपल पॉइंट पे ले लूं, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है, जीरो पे है, फॉर एग्जाम्पल। अभी थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं इसको। ये मैंने सर्कल दे दिया, दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस के। ठीक है, ये मैंने ले लिया, सर्कल ऑफ रेडियस, फाइन। अब इन्फिनिटी पॉइंट जो था इससे बाहर ही होगा ना, इससे बाहर होगा। ठीक है, ये कहीं जेड नॉट पे पॉइंट होगा, भाई इसका बन जाएगा नेबरहुड। देखिए फाइनाइट पॉइंट का तो बन जाएगा, लेकिन जब इन्फिनिट की बात करोगे, उस केस में जो बनेगा आपके पास नेबरहुड बनेगा, वो कौन सा होगा, जेड बिलोंग्स टू सी, से दैट जेड माइनस जीरो इज ग्रेटर देन, ये जो होगा, ये के बाहर वाला जितना पोर्शन होगा, वो क्या होगा,
नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। ये आपका बन जाएगा नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी, क्योंकि इससे इसको जो छोड़ दोगे, ये वाला पोर्शन छोड़ दोगे, ये जो सर्कल है इसको छोड़ के बाकी सब जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ए नेबरहुड ऑफ। ओके, चलो अब आगे एक और छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन इज एप्सिलॉन नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो जो नेबरहुड बनता है ये किस तरह का नेबरहुड है, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये एलिमेंट ये डिफाइन किया, बिलोंग्स टू जेड सच दैट व्हाट हैपेंस, जेड माइनस जेड नॉट, ये जो एप्सिलॉन है इससे छोटे होने चाहिए डिफरेंस। जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है, ये जेड नॉट का कोई भी जेड नॉट कुछ भी हो सकता है, तो जेड नॉट का क्या है, एब्सोल्यूट नेबरहुड। ठीक है, ये क्या है, सॉरी एप्सिलॉन नेबरहुड नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड। अब देखो ये सारे एलिमेंट लेगा बट नॉट ऑन द बाउंड्री। जैसे ही हमने बनाया सर्कल बनाया, ये आपके पास सेंटर है, ये जेड नॉट है, ये आपके पास है, ये आर है आपका। अब ये बाउंड्री पे देखो, जेड माइनस जेड नॉट अगर मैं ऐसे लिख दूं इज इक्वल टू एप्सिलॉन लिखूं, तो एक तो वो एलिमेंट होंगे, ये जो टॉप पे एलिमेंट है, ये जो बाउंड्री के एलिमेंट है। ठीक है, ये जो बाउंड्री के एलिमेंट है ना, ये जो बाउंड्री के एलिमेंट जो मैंने रेड से लिख रहा है, हाँ, ये बाउंड्री के जो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये किससे रिप्रेजेंट होते हैं, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन से। जो अंदर वाले एलिमेंट हैं जो जितने भी हैं, ये जो ग्रीन पार्ट होगा इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ सारा पोर्शन। जेड नॉट इसी में रहेगा, ठीक है, वो पीला ही हो गया वो भी। ये आपकी बन गई, इसमें कोई कुछ नहीं छोड़ना आपने, सब येलो करना। ये ब्लैक जो थोड़ा सा रह गया ना, ये भी येलो ही है। ठीक है, ये इसके टॉप पे जुड़ा हुआ है इसके साथ। चलो ये देखो, ये जो देखो जो येलो पार्ट है ना, ये आपका क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड है। जो एप्सिलॉन जो ऊपर है उसको बोलेंगे बाउंड्री। ये जो रेड पार्ट है ना, रेड पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द डोमेन। ठीक है, नेबरहुड और डोमेन। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो येलो वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड। और जेड नॉट तो इसमें है ही है, तो मैं लिख देता हूँ जेड नॉट। ये रेड से नहीं लिखते हैं, कुछ और ब्लू से लिख देते हैं, जेड नॉट कहीं यहाँ सेंटर में है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो हमारा क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। फाइन, क्लियर है यहाँ पे कि क्या मतलब है नेबरहुड का, आई होप। देखो जितने भी एलिमेंट इसके बीच में हैं, ये सारे क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये बना देंगे आपका ये वाला सेट। जो ये वाला सेट है इसमें सारे एलिमेंट जिन दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों से छोटा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो इसके टॉप पे एलिमेंट है, जैसे ये टॉप पे एलिमेंट है, ये मैंने थोड़ा सा ये तो हो गए, ये जो टॉप पे एलिमेंट है ना इसके, वो कब आएंगे, वो जब z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, जिनका डिस्टेंस इतना होगा वो टॉप पे आते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई मेरे पास एक सर्कल है, जब मैं इसका इनका डिस्टेंस कुछ ऐसे एलिमेंट होगा तो वो टॉप पे आते जाएंगे।
तो इसकी बाउंड्री बनाते जाएंगे, ये बाउंड्री बना रहे हैं। तो जो अंदर वाला पोर्शन है वो आपका एप्सिलॉन नेबरहुड है, और टॉप पे छोड़ देना। जैसे आपने प्लेट देखी ना, प्लेट, प्लेट देखोगे तो प्लेट वाला आपने, प्लेट का जो ऊपर वाली कर्व थोड़ी सी टेढ़ी हुई होती है, उसको ब्रेक कर दो, जुड़ी होती है आपस में। वो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ऊपर वाला पोर्शन, तो वो क्या होता है, आपकी बाउंड्री होती है। बोलते बोलते हैं ना बाउंड्री है इसकी। जो अंदर वाला पोर्शन है, जो सॉलिड वाला पोर्शन है, वो एप्सिलॉन डिस्क है। उसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो उसका ये क्या होगा, एप्सिलॉन नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मोड आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आएगा, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है। अब डिलीटेड नेबरहुड क्या है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा? अब डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा, एप्सिलॉन, डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड, डिलीटेड, डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब देखो, अब डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा, इसमें बाकी सारे एलिमेंट होंगे इसमें, ये जिसका नेबरहुड बना रहे हैं ना वही निकाल देना हमने, जिसका हमने नेबरहुड बनाया ना यही निकाल दिया। होल हो गया यहाँ पे, बाकी सब एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन जेड नॉट नहीं है। जिसका हम नेबरहुड बोल रहे थे वही निकाल दिया। तो मतलब डी क्या होगा आपके पास, डी ऐसा सेट होगा, जेड बिलोंग्स टू सी, सो दैट जेड माइनस जेड नॉट, जिनका डिस्टेंस कितना होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। और इसमें से आपने क्या निकाल देना, जेड नॉट निकाल देना, बाकी सब एलिमेंट इसमें हैं। और जेड हमने इसमें से निकाल देना। जब ऐसा निकालें तो ये जो नेबरहुड बनेगा इसको बोलते हैं डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है। अगर कहीं बुक्स में ऐसा होता है आर नेबरहुड होता है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह आर लिख देना, तो कोई ज्यादा मसला नहीं है। ठीक है, ये है मतलब इसका। चलो, हाँ, अब इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स, पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स आपको पता चल गया क्या है, तो अब इन सब की बात करेंगे। पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर बात करते हैं, फिगर बनाते हैं। सो ये आपके पास है, ये फिगर है कोई, तो देखो, अभी देखो येलो कर दिया मैंने, फाइन। अंदर वाला ब्लैक है, तो बाहर वाला भी ब्लैक है। थोड़ा सा ना अंदर वाले को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ और कलर कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, नहीं येलो, व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट इज बेटर, व्हाइट इज बेटर। ठीक है, ये आपकी येलो हो गया ऊपर, ऊपर वाली एक्सटर्नल जो इसका परत है वो येलो है, अंदर क्या है, व्हाइट है, इधर क्या है, ब्लैक। फाइन। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई नेबरहुड बनाऊं, नेबरहुड तो सर्कुलर है ना, तो मैं अगर नेबरहुड बनाता हूँ, यहाँ नेबरहुड बनाता हूँ, अब इस नेबरहुड में क्या आ गया, कुछ पॉइंट बाहर के आगे, कुछ पॉइंट अंदर के आगे, कुछ पॉइंट बाउंड्री के आगे। ठीक है, ओके। अगर, अब इसको बोलते कैसे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स में कैसे बोलते हैं, अगर मैं इसका इंटीरियर, ये मैंने नेबरहुड लिया, इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, इसको बोलते हैं, येलो वाली को बोलते हैं बाउंड्री, और ये जो ब्लैक वाला बाहर है इसको बोलते हैं
क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन तो सारा है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये आपका एक्सटीरियर है, ये आपका इंटीरियर है, और ये आपकी बाउंड्री है। इतना क्लियर है? अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम लोग, मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं? अगर मैं इस इंटीरियर में कोई नेबरहुड लूं, अगर इस इंटीरियर में कोई नेबरहुड लूं, तो इसके सारे के सारे जो इंटीरियर के पॉइंट ही हों, अगर ये एस लेता हूं मैं इसको, अगर कोई सेट है मेरे पास, लेट इट बी, अगर ये मेरे पास एस है, ये पूरे को ऐसे लिखता हूं मैं, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसका एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर को लिख देता हूँ एस डैश। ठीक है, तो ये बाउंड्री को लिख देता हूँ डी ऑफ एस, जब बी ऑफ एस, बाउंड्री ऑफ एस। ठीक है, अब देखो इस सेट का, अगर मैं कोई यहाँ नेबरहुड लेता हूँ किसी भी पॉइंट का, फॉर एग्जांपल जेड का, वो सिर्फ एस के एलिमेंट ही इंक्लूड करे। अगर मैं कोई भी नेबरहुड लूं एस का, वो एस के एलिमेंट ही इंक्लूड करे, तो ऐसे मैं नेबरहुड को बोलूंगा, जो ये पोर्शन बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एस। उसको मैं बोलूंगा इंटीरियर ऑफ। अगर मैं यहाँ पे बाहर ले लूं कोई एलिमेंट, ये ले लूं, कोई नेबरहुड लूं, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या कौन से कंटेन करे? जो एस से बाहर है, जो एस में नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सटीरियर ऑफ एस। और अगर मैं कोई ऐसा नेबरहुड लूं जो कि ऐसे एलिमेंट कंटेन करे जो एक्सटीरियर में भी हैं और इंटीरियर में भी हैं, उस एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा? बाउंड्री एलिमेंट। ठीक है, उसको मैं क्या कर दूंगा? बाउंड्री बोल दूंगा, बाउंड्री पॉइंट बोल दूंगा। ठीक है, तो जरा इसको हम ऑफिशियली लिखते हैं कि मैथमेटिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, वो बात करते हैं हम। कहता है ए पॉइंट, ए पॉइंट z नॉट इज इंटीरियर पॉइंट, इज इंटीरियर पॉइंट whenever, whenever हम लोग क्या करें, whenever there exists a neighborhood ऑफ जेड नॉट। कोई भी अगर नेबरहुड जेड नॉट का एग्जिस्ट करता है, तो वो सिर्फ किसके एलिमेंट कंटेन करता है? सिर्फ एस के एलिमेंट, जेड नॉट दैट दैट कंटेन्स एलिमेंट ओनली, दैट कंटेन्स ओनली एलिमेंट्स ऑफ, वो एस के एलिमेंट ही कंटेन करे। अगर एस के एलिमेंट नहीं होंगे उसमें, तो फिर गड़बड़ होगी। अगर एस कोई भी नेबरहुड लूंगा जेड नॉट के आगे पीछे, वो एस के एलिमेंट ही करेंगे, तो मैं इस पॉइंट को क्या बोलूंगा? इंटीरियर पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि अंदर ही रहेगा। कोई भी मैं जेड नॉट यहाँ ले लिया, अगर मैंने जेड नॉट यहाँ ले लिया, तो कोई भी इसका नेबरहुड लूंगा, एक नेबरहुड ऐसा मिलना चाहिए जो क्या सिर्फ एस के एलिमेंट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? कोई नहीं, मतलब कोई भी नेबरहुड लूंगा, कोई भी नेबरहुड लूं, तो वो क्या करे? सिर्फ एस के एलिमेंट ही कंटेन करे। तो ऐसे नेबरहुड को मैं क्या बोलता हूँ, सॉरी, ऐसे पॉइंट को मैं बोलता हूँ इंटीरियर, क्योंकि अंदर है ना ये पॉइंट इसके, तभी तो ऐसा कर पाऊंगा। तो इसको बोलूंगा इंटीरियर पॉइंट। अब आप एक्सटीरियर की बात कर दो। एक्सटीरियर में क्या है, उसमें क्या है? उसमें भी एक आपको नेबरहुड मिलना चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट एस के होने चाहिए। यहाँ भी आपको क्या मिलना चाहिए? आपका कोई जेड नॉट डैश, अगर आपके पास जेड नॉट डैश बाहर है, ठीक है, तो इसका आप देते हो। अगर यहाँ पे कोई देर एग्जिस्ट है, नेबरहुड ऑफ जेड नॉट डैश, say that it does not contain, it does not contain points, contains no points actually, does not contains no point, so थोड़ा सा डिफरेंस होता है बोलने में। अगर contains, contains no point of s, मतलब s के बाहर बाहर था, कोई भी पॉइंट s का वो कंटेन नहीं करता। कोई भी ऐसा इंटरव्यू, कोई भी नेबरहुड लूंगा, इसमें s का कोई पॉइंट तो नहीं है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा?
एक्सटीरियर पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। ठीक है, इसको बोल दूंगा एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, डन। अब हम लोग बाउंड्री की बात करते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट कौन सा होता है इसका, मैं अगर मैं जेड जेड डबल डैश ले लेता हूँ, ठीक है, इसको डैश ले लिया, अब मैं डबल डैश ले लेता हूँ, या कोई और भी ले लो पॉइंट, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर, चलो रैंडम डबल डैश, ठीक है। ये पॉइंट मैं इसको बाउंड्री पॉइंट बोलूंगा, बाउंड्री पॉइंट बोलूंगा जिसका कोई भी नेबरहुड लो, whenever whenever we take neighborhood, whenever we take neighborhood, then that contain that contain at least at least one point of S and at least one point of S dash। एक पॉइंट एस का होना चाहिए मिनिमम, ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी इन्फिनिट पॉइंट पॉइंट मिलते हैं आपको। कम से कम एक एलिमेंट किसका होना चाहिए, एस में होना चाहिए, और एक एलिमेंट किसका होना चाहिए, एस डैश का होना चाहिए। तो ऐसा पॉइंट को जो होगा उसको बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग क्या बाउंड्री पॉइंट ये ले लेते हैं, जेड नॉट जेड डैश, इस पे लेंगे तो एक एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, एक एलिमेंट मिनिमम एक होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा हो सकते हैं इन्फिनिट। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसने कहा कोई भी ले लो, तो कोई भी लोगे तो कोई ऐसा लोगे जिसमें मिनिमम एक होगा, मिनिमम एक होगा, बाकी तो उसका बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बाउंड्री पॉइंट। समझ आई? तो ये इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में से बोलते हैं। नॉर्मली हम इसके बाहर जो होंगे उस पर एक्सटीरियर, इसके अंदर जो होंगे इंटीरियर, इसकी बाउंड्री पे होंगे बाउंड्री पॉइंट। सिंपल, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अब आपके पास अब थोड़ा एक और टर्मिनोलॉजी है, एक ओपन सेट की, ओपन सेट, क्लोज सेट। ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इस सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है, सो ईच पॉइंट, ईच पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट नहीं होंगे इसमें, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्लोजर सेट में क्या होगा, इसमें बाउंड्री पॉइंट भी होंगे, इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट प्लस बाउंड्री पॉइंट। जब लोगे तो इसको बोलेंगे क्लोज सेट। ठीक है, मैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं z माइनस जेड नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो ये सेट कैसा बन रहा है, ये जो जिसकी बाउंड्री नहीं है, ये सेट कैसे बनेगा, z माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसमें बाउंड्री भी इंक्लूड होगी। बेसिकली डोमेन कैसे लिखते हो आप, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट, ये सेट हो गया। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट दिस हैपेंस। ठीक है, ये सेट जो होगा ये ओपन है, ये जो सेट होगा ये क्लोज। ठीक है, फाइन, क्लियर। नोट कर लीजिए, नोट लिख लीजिए। अब जो पंक्चर डिस्क है, मैंने यहाँ पे पंक्चर्ड बताया ना आपको, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं पंक्चर्ड ही बोलते हैं, पंक्चर्ड नेबरहुड, पंक्चर्ड। हमने पंक्चर कर दिया ना, इसमें फुल कर दिया, तो इसको पंक्चर्ड नेबरहुड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कभी कभी डिस्क भी बोलते हैं हम लोग, कई बुक्स में इसको डिस्क भी बोलते हैं। फाइन, तो अगर मेरे पास पंक्चर डिस्क है तो पंक्चर डिस्क को मैं कैसे लिखता हूँ, वो मैं ऐसे लिखता हूँ, जीरो लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ये यूनिट डिस्क है जिसका रेडियस कितना है, वन है, रेडियस कितना, वन है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, पंक्चर कर दिया, कौन सा, इसको मैं इक्विवेलेंटली किसके बराबर लिख सकता हूँ, जीरो माइनस जेड माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू वन, जीरो डाल दिया इसमें से मैंने,
जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इसका मतलब बेसिकली ये है, हम इसको सर्कल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने सर्कल लिख दिया, ये मेरे पास जीरो है। अब देखो जीरो को आप जब लिखते हो रिप्रेजेंट ऐसे करते हो, ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, जीरो को छोड़ दिया, ये वाला पॉइंट छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये जीरो है आपका, जीरो को छोड़ दिया, बाकी सब कर दिया। तो इसका रेडियस कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, वन है, ठीक है। रेडियस कितना है इसका, वन। अब रेडियस का पता है ना आपको, कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्र आर क्या होता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यही होता है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना इसको। तो रेडियस इसका वन है, इसमें से हमने जीरो निकाल दिया, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जेड माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन जीरो। तो ये क्या है, क्लोज, क्लोज है लेकिन पंक्चर्ड है, इसमें जीरो नहीं है, ठीक। अगर मैं लेस देन करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ना ही ये, आप ध्यान देना इसमें, सॉरी, इसको मैं नीदर, नीदर क्लोज्ड नॉर ओपन, ठीक है, ना ही ओपन है। अब ओपन की, अब क्लोज क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक इंटीरियर पॉइंट हमने छोड़ दिया। ओपन इसलिए नहीं, ओपन में क्या सारी इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए उसमें, एक इंटीरियर पॉइंट छोड़ दिया ना हमने, तो ये ओपन नहीं हो सकता। अब इसमें क्या किया हमने, क्लोजर में क्या होता है, इंटीरियर प्लस बाउंड्री, इसमें हम फिर से एक इंटीरियर पॉइंट छोड़ रहे हैं, तो ये क्लोज भी नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नीदर क्लोज नॉर ओपन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। थोड़ी सी दो तीन एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं, ओपन सेट्स की एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपको, एग्जांपल्स। ओपन सेट क्या क्या रहते हैं, मॉड जेड, ये ओपन सेट है आपका, दिस इज ओपन सेट। देन मॉड जेड ग्रेटर देन वन, दिस इज ऑल्सो एन ओपन सेट, ओपन सेट, ठीक है। इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग। और एक ये नोट कर लेना आप, क्योंकि ये आपको बहुत बार यूज करने आएंगे। अब इमेजिनरी पार्ट when greater than equal to zero, this is an open set. Then imaginary z less than zero, this is an open set. थोड़ा सा इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस इज टू लेस देन मॉड z लेस देन थ्री, ये भी ओपन सेट है। अब देखो जरा इसमें क्या है, हाँ, देखो जरा क्या है इसमें, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसमें। रेडियस कितना है इसका, वन, ठीक है। आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू वन, यूनिट डिस्क, इसको यूनिट डिस्क बोलते हैं, यूनिट डिस्क, ठीक है। तो ये वाला है आपके पास, तो ये एक बाउंड्री नहीं होगी इसमें, तो ये क्या बोलेगा, ओपन। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन बाउंड्री नहीं होगी इसमें, बाउंड्री नहीं डाल रहे हैं, बाउंड्री कब होगी, जेड इज इक्वल टू वन के लिए, जेड इज इक्वल टू वन होगा तब बाउंड्री होगी, बाउंड्री इसमें है ही नहीं। जब बाउंड्री नहीं होगी तो ये मॉड जेड ग्रेटर देन वन। अब ये लेस देन वन वाला पोर्शन कौन सा है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जेड वाला, मॉड जेड लेस देन। और ये ग्रेटर देन वन वाला पोर्शन कौन सा है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये मॉड जेड ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब इमेजिनरी जेड ग्रेटर देन वन, तो ये कौन सा पोर्शन है, ये भी थोड़ा स्टडी करते हैं, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़नी है अभी, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप इसको दिमाग में बांध दीजिए अच्छी तरह। अब ये इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन जीरो, इस साइड आपका क्या होता है, रियल पार्ट, इस साइड आपका कौन सा होता है, इस पे ऊपर इमेजिनरी पार्ट होता है, ये इसका आपका नेगेटिव रियल पार्ट होता है, ठीक है। अब जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव जो होगा वो ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला, वो ऊपर वाला जाएगा, ठीक है। और इसकी बाउंड्री नहीं होगी, देखो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, तो ये जीरो नहीं आएगा इसमें, तो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसका, ठीक है। तो जब इमेजिनरी लेस देन जीरो है, तो इमेजिनरी, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स है, तो जेड किसके बराबर होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। ये आपका एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ये आपका वाई, तो ये इमेजिनरी पार्ट इस पे आता है, ठीक है। तो ये नीचे इमेजिनरी पार्ट आ गया इसका,
ये कौन सा हो गया? इमेज ऑफ जेड लेस देन जीरो, दिस इज इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो। हो गया? चलिए, अब ये हो गया। अब एक क्लियर हो गया आप सबको? चलो, एक और आपने दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग दिखना कैसे है ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना इसमें थोड़ा सा, तो फिर इसमें आपको आएगा। अब देखो ये इसका इसका रेडियस कितना? 2 है। और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ से यहाँ कितना रेडियस है इसका? 3 है। इसका रेडियस कितना? 3। इसका रेडियस कितना? 2। उसने कहा वो एलिमेंट जो 2 से बड़े हैं, 2 से बाहर बाउंड्री लेनी, देखो इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, तो बाउंड्री नहीं लेनी है आपको। यहाँ से ऊपर वाले एलिमेंट कितने होंगे? ये सारे आगे, इससे ऊपर वाले एलिमेंट। अब क्या होंगे? लेस देन 3 पे, इसका रेडियस लेस देन 3 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट कितने होंगे? ठीक है। बाउंड्री नहीं आ रही इसमें, बाउंड्री किसी में भी नहीं आ रही। बाउंड्री नहीं आनी चाहिए, टच नहीं करना चाहिए इसको। ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके। ठीक है। बाउंड्री नहीं आनी चाहिए इसमें, टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है इसको मैं ब्लैक क्या कर दूं, व्हाइट कर देता हूँ ना, ये वाला पोर्शन। ऊपर वाला नहीं लेना हमें, सिर्फ बीच वाला लेना। ना इधर टच करना चाहिए ना उधर टच करना चाहिए। ठीक है। ये ठीक है। अब देखो, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन भी नहीं लेना बाउंड्री का। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो ये रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है ओपन से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसको एनुलर रीजन बोलते हैं। एनुलर रीजन बोलते हैं, और इसको एनालस बोलते हैं। और एनालस। ठीक है, इसको एनालस बोलते हैं। क्लियर? तो ये कुछ एक टाइप्स की डोमेन है, ये हमने थोड़े पढ़ी हमने। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, इसको स्टडी करिएगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं।